आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई अक्सर इस जांच एजेंसी का नाम आता है जब भी कोई बड़ी घटना होती है या कोई ऐसी घटना जो मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पीड़ित पक्ष या जिन पर आरोप है वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इस संस्था की अपनी एक विश्वसनीयता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है सीबीआई जो किसी भी राज्य में जाकर जांच कर सकती है, राज्य सीबीआई से ये अधिकार छीनती हुई नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसे लेकर कानून क्या कहता है? कितने तरह के कंसेंट की जरूरत है सीबीआई को? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं indiatoday.com के असिस्टेंट एडिटर प्रभास दत्ता। सर, स्वागत है। जी ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रभास जी, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लोगों का इसमें भरोसा है, लोग अक्सर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन ये अचानक से बीते कुछ महीनों से अगर हम देखें तो राज्यों का भरोसा सीबीआई के प्रति क्यों कम होता जा रहा है? वो क्यों राज्य विड्रॉ करते चले जा रहे हैं? देखिए, सीबीआई पर लोगों का भरोसा है। लोग मानते हैं कि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है जो किसी राज्य के अधीन नहीं है, तो उससे किसी राज्य में जो अपराध हुआ है अगर वो एजेंसी जांच करे तो वो निष्पक्ष होगी, क्योंकि उसके पास राज्य की सरकार के खिलाफ और या उसके विरोध जाने का कोई कारण नहीं होगा और राज्य के लोग उस पर असर नहीं दिखा पाएंगे। तो ये एक भरोसा रहा है लोगों का पूरे देश में, और इसलिए जब भी कोई मामला ऐसा आता है जिसमें लगता है कि पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है, तो लोग या राजनीतिक दल या एक्टिविस्ट वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन राजनीति में जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया ने उसमें बहुत योगदान दिया है, तो उसका एक असर ये हो रहा है कि बहुत से राज्य जो उस पार्टी से के द्वारा शासित है जो जिसकी सरकार केंद्र में नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार या केंद्र के सत्ताधारी दल पार्टी वो सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ या अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर सकती है या कर रही है। इस तरह का आरोप लगाते हुए राज्य उनसे जो सीबीआई के लिए जरूरी सहमति है वो सहमति अपनी वापस ले। ठीक है, सहमति की जो बात है इसे समझना चाहेंगे कि ये होता क्या है क्या, इसका कानूनन क्या प्रावधान है? देखिए, सीबीआई को इसके लिए सीबीआई को समझना जरूरी है। सीबीआई दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल विंग आप समझ सकते हैं, और जो जिस कानून से ये आता है उस कानून का ही नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये एक्ट चूंकि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो राज्यों का मसला है। दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है कानून व्यवस्था के नजरिए से। तो जो केंद्रीय शासित टेरिटरीज है भारत की, उन पे तो ये सीधे-सीधे इनका अधिकार बनता है। लेकिन चूंकि कानून व्यवस्था राज्य ही देखेंगे तो सीबीआई वहां दखल नहीं दे सकती सीधे तौर पर। एक पुलिस की भूमिका में सीबीआई वहां नहीं जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके लिए सीबीआई को बनाने वाला जो कानून है उसी कानून में एक सेक्शन 6 है जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को ये निर्देश दे सकती है कि वो अमुक राज्य में अमुक केस की जांच कर सकती है। दूसरा इसमें है कि कोर्ट आदेश दे सकता है कि सीबीआई की जांच अमुक केस में हो। इस आदेश में ये निहित होता है कि एक आदेश राज्य सरकार को होता है कि वो अपनी सहमति दे, दूसरा आदेश केंद्र सरकार को होता है कि वो सीबीआई को ऐसा निर्देश दे। ये इसमें इनहेरेंट होते हैं, इसमें निहित होते हैं। तो ये दो स्थिति है जिनमें सीबीआई जांच करती है किसी अपराध के मामले में अगर वो किसी राज्य के टेरिटरी में हुए हैं तो। ठीक है, ये तो हुई सीबीआई की बात। यहीं पे एक छोटा सा सवाल और दिमाग में आ रहा है कि एनआईए भी एक सेंट्रल जांच एजेंसी है, तो दोनों यहाँ पे भी कंसेंट की जरूरत पड़ती है या दोनों बिल्कुल नहीं अलग अलग हैं? नहीं, एनआईए पार्लियामेंट का से पारित ऐसा कानून है
जिसका दायरा, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे भारत में है, और वो टेरर केसेस के लिए, टेररिज्म है, उसे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के बजाय देश की सुरक्षा की समस्या के रूप में देखा जाता है। जब सिक्योरिटी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री की बात आती है, तो वो केंद्र का डोमेन हो जाता है। और इस लिहाज से एनआईए को ये अधिकार है कि पूरे देश में किसी भी राज्य में अगर आतंक से संबंधित मामले हैं तो उसकी जांच एनआईए बिना किसी परमिशन की जरूरत के कर सकती है। मतलब सी सीबीआई और एनआईए बिल्कुल अलग-अलग 2 संस्थाएँ हैं, दोनों का काम अलग-अलग है और इसलिए दोनों के प्रावधान, नियम, कानून जो बनाए गए हैं, वो भी अलग-अलग हैं। हाँ, देखें, सीबीआई ने भी कई टेरर के मामलों की जांच की है, लेकिन उस वक्त एनआईए अस्तित्व में नहीं था। अभी है, तो अभी टेरर से रिलेटेड केसेस जो हैं वो आमतौर पर एनआईए के पास जाता है, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जैसे एस्पियोनेज के केसेज हैं, या कोई किसी केस की पड़ताल के दौरान सीबीआई को लगा कि ये आतंक का भी केस हो सकता है, तो वो फिर एनआईए सीबीआई की एक मिली-जुली जांच भी चलती है कुछ मामलों में। ये कॉन्सेंट पर क्या है कि 2 तरह की कॉन्सेंट होती है। एक जनरल कॉन्सेंट है और एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट है। जनरल कॉन्सेंट होता है जो सेक्शन 6 की बात कही कि वो राज्य उसके तहत एक एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और कह देते हैं कि हम सीबीआई की जांच के लिए आमतौर पर सहमति अपनी देते हैं, और जब तक वो विड्रॉ नहीं की जाती है तब तक हर केस में वो सहमति रहती है। जब भी राज्य कहे कि आप कर ले जांच, या केंद्र सरकार सीबीआई को डायरेक्ट कर दे, तो या कोर्ट से आ जाए आदेश, तब। दूसरा, जब ये विड्रॉ करते हैं तो एक स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक परमिशन लेना होता है सीबीआई को। वो फिर सीबीआई हर केस के लिए राज्य सरकार से परमिशन मांगती है, और राज्य सरकार जब वो दे देती है सहमति, तो उस केस के लिए ही सीबीआई उस राज्य की बाउंड्री में जाकर, उस राज्य की सीमा में जाकर जांच कर सकती है, पुलिसिया काम कर सकती है। ठीक है। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि सीबीआई जो है वो किस-किस तरह के केस की जाँच कर सकती है? और साथ में इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि इससे ज़रूरी कि किस-किस तरह के केस की जाँच नहीं कर सकती है? एक तो आपने बता दिया टेरर वाला। देखिए, सीबीआई 3 तरह के मुख्य उसके अपने विंग्स हैं, जिनके सहारे वो जांच करती है। एक करप्शन का है, इसकी शुरुआत भी करप्शन के मामले के लिए ही हुई थी। तो वो एंटी करप्शन डिवीजन है सीबीआई का, जो किसी भ्रष्टाचार के मामले में जिसमें कोई पब्लिक सर्वेंट, जो सरकारी आदमी हो, सरकारी लोग हो, महकमे के लोग हों या नेता हों, उनके खिलाफ कोई करप्शन का मामला है तो उसकी जांच कर सकती है। दूसरा, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन है सीबीआई का, जिसके जो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बहुत उनका बड़ा वाइडर इनका सेगमेंट है, एरिया है, जिसमें वो काम करते हैं ब्लैक मनी को लेकर, या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, या कहीं रिश्वत देने लेने की बात हो तभी वो कर सकती है। अभी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक अलग संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केसेस की जांच करती है। तो कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि सीबीआई जांच करने के दौरान उन्हें लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ट्रांसफर कर देती है। और इस तरह के केसेस में चूंकि एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चल रही होती है, और मिली-जुली इन्वेस्टिगेशन है, और एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं। ये तीसरा, कुछ उसी तरह का है जैसे अभी हमने हाल-फिलहाल में एक केस में देखा कि एक मामला एनसीबी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जी, जी, जी। नारकोटिक्स का भी है, वो सीबीआई का जो तीसरा डिवीजन है, जो स्पेशल क्राइम डिवीजन जिसको कहते हैं, वो नारकोटिक्स के लेके या दूसरे प्रतिबंधित जो सब्सटेंसेज हैं उनमें उनका ट्रेड हो रहा हो, या किसी ने पाया हो, या जैसे एस्पियोनेज के केसेज में, जासूसी के मामले में, या कोई हाई प्रोफाइल मर्डर केस हो जाए, या हाई प्रोफाइल ना भी हो, लेकिन ऐसा हो जिसमें कि राज्य की पुलिस पर आरोप लग रहे हों कि वो सही से जांच नहीं कर रही है, तो सीबीआई को वो जांच जाती है। हाल के कुछ वर्षों में आरोसी मर्डर केस का देखा कि सीबीआई ने जांच किया। अभी हाथरस में जो हुआ उसकी जांच भी सीबीआई को आई है।
तो इस तरह के चीटिंग के जैसे मामले भी होते हैं, उसमें भी अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई, वो मामला भी अदालत के जरिए सीबीआई तक पहुंचा। ये स्पेशल क्राइम्स डिवीजन है, ये उनकी जांच करता है। इसके बाहर के जो केसेज होते हैं जिनमें जैसे एक टेरर का मुख्य केस है, वो सीबीआई नहीं करती है, कर सकती है, लेकिन चूंकि उसके लिए एक अलग एजेंसी है, तो वो एजेंसी उनकी डील करती है। उन वो केसेस जो किसी राज्य के अंदर अपराध होते हैं और वहाँ की पुलिस देख रही होती है, तो सीबीआई तब तक नहीं कर सकती जब तक कि इसे स्पेसिफिकली ना कहा जाए। ठीक है, अब हम लौटते हैं अपने मूलभूत सवाल पर। हम जिस कारण से आज इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, क्योंकि राज्य जो हैं वो लगातार सीबीआई से अपना कंसेंट वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जानना चाहेंगे कि वो कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अब सीबीआई से ये अधिकार छीन लिया है कि आप हमारे राज्य में आके जांच कर सकते हैं। देखिए, अभी 7 ऐसे राज्य हैं मुख्य तौर पर, जिन्होंने कम से कम ये 7 ने अपना जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। बंगाल है, जहाँ टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, राजस्थान है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र है जहाँ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मिली-जुली सरकार है, छत्तीसगढ़ है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, केरल है जहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, और झारखंड है जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है। तो ये राज्य हैं जहाँ जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं, और इन्होंने सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग के का हवाला देते हुए जनरल कॉन्सेंट वापस ले लिया है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उसने जनरल कॉन्सेंट वापस लिया है। उसने ये कहा है कि हम केस स्पेसिफिक कॉन्सेंट देते रहेंगे, यानी कि उस राज्य की सरकार को पता होगा कि सीबीआई किन किन मामलों में कब कब आने वाली है। ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है इसका। एक और राज्य है जिसके बारे में पिछले साल का था, वहाँ बीजेपी शासित है, वो त्रिपुरा। वहाँ पिछले साल की एक केंद्र सरकार की रिलीज है जिसमें कहा गया कि त्रिपुरा ने जनरल कॉन्सेंट नहीं दिया है, लेकिन जिस रिलीज के थोड़े दिन बाद सीबीआई की टीम वहाँ जाके छापे मारती है और कोई हंगामा नहीं होता है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो कई बार जनरल कॉन्सेंट कागज पे ना होते हुए भी वो जनरल कॉन्सेंट होने के जैसा हो जाता है। पंजाब मतलब का एक उदाहरण यहाँ लेते चलते हैं। पंजाब ने जनरल कॉन्सेंट वापस नहीं लिया है, लेकिन एक मामला था जो पंजाब में अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है कांग्रेस की। इसके पहले की जो सरकार थी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की, उन्होंने एक सैक्रिलेज का केस मामला आया था जिसमें कई जगह के धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया गया है। वो 2015 के मामले को पिछली सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था उसकी जांच के लिए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस केस के लिए, स्पेसिफिकली इस केस के लिए कॉन्सेंट वापस ले लिया गया और सारे केसेस वापस लेके एक एसआईटी बनाई गई। सीबीआई ये इस तरह के मामले अक्सर होते नहीं हैं, क्योंकि या तो जनरल कंसेंट जब वापस लेते हैं तो भी पुराने मामले जो सीबीआई के पास है वो चलते रहते हैं। ये एक ऐसा मामला था जिसमें जनरल कंसेंट है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंसेंट केस के लिए कंसेंट वापस लिया गया था। सीबीआई ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो राज्य सरकार के दायरे में है कि अपना कंसेंट दे या वापस ले। तो राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम कर रही है। तो इस सीबीआई की अपील को कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया था। ठीक है, ज्यादातर वो राज्य हैं जो अपोजिशन रूल्ड हैं, बड़े राज्य ज्यादातर वो हैं जहाँ पे अपोजिशन की सरकार है, सेंटर से इतर सरकार है। जी। लेकिन बहुत सारे राज्य छूट रहे हैं जहाँ पे सेंटर की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी सीबीआई को जो वो जनरल कॉन्सेंट है वो मिला हुआ है। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू थे मुख्यमंत्री, तो एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने जनरल कॉन्सेंट वापस ले लिया था। इन्होंने शायद शुरुआत की थी, उसके पहले किसी राज्य ने हाल के वर्षों में नहीं किया था। लेकिन जब उनकी सरकार
चली गई और वहाँ एक नई सरकार बनी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, जिसमें वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने उस जनरल कॉन्सेंट को रेस्टोर कर दिया। तेलंगाना में वो वही स्थिति है, जनरल कॉन्सेंट है। वो ओडिशा में जनरल कॉन्सेंट है। यहाँ देखिए एक राज्य है, राज्य नहीं सरकार है यहाँ दिल्ली में, जो बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की विरोधी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, लेकिन ये कॉन्सेंट वापस नहीं ले सकती है क्योंकि ये सीबीआई का एक दायरा जुरिस्डिक्शन में दिल्ली है। वैसे ही पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ की भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ की कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी। ओके। और यहीं पे एक और सवाल उठता है कि अब इतने सारे राज्यों ने जो वापस ले लिया है जनरल कॉन्सेंट, सीबीआई क्या कर सकती है? उनके पास क्या उपाय बचते हैं? देखिए सीबीआई एक जब उन्हें अगर किसी पुराने केस में से कॉन्सेंट वापस लिया जाता है, जैसे कि पंजाब के केस में था, तो सीबीआई उसको चैलेंज करती है और अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाती है, कहती है कि हमने कहाँ कहाँ तक जांच कर ली है, और फिर अदालत तय करेगी कि इस मामले में किसकी जांच होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। पंजाब के मामले में अदालत को लगा कि नहीं, पंजाब की सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया है, तो वो बात नहीं मानी, लेकिन सीबीआई को हर केस के हिसाब से अपनी बात रखनी होगी। अगर किसी स्पेसिफिक केस में चाहिए और राज्य सरकार कॉन्सेंट नहीं दे रही है, ऐसा संभव होता है कि राज्य सरकारें ना दे। अभी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के केस में देखा कि वो एक बहुत ही जटिल राजनीतिक प्रक्रिया हो गई थी, जो उलझ गई थी। तो सीबीआई उस राज्य के किसी अदालत में जहां वो क्राइम हुआ है, जहां वो अपराध हुआ है, वहां की एक अदालत में एक अपील डाल सकती है कि इस मामले की जांच करनी है और राज्य सरकार की तरफ से कॉन्सेंट नहीं है, तो अदालत वो वारंट जारी कर सकता है। अदालत वारंट जारी करके सीबीआई को परमिशन दे सकता है। इसका प्रावधान हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, और कि वो दूसरे राज्य की पुलिस को जैसे अधिकार मिल जाता है वारंट लेने के बाद जांच करने की, वैसे ही सीबीआई को भी वो अधिकार मिल सकता है। मतलब एक कानूनी प्रोसेस है जिसके थ्रू अब सीबीआई को गुजरना होगा अगर ऐसा करती हैं राज्य सरकारें तो। जी जी जी, देखिए ये जो जनरल कॉन्सेंट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेंट्रल एजेंसी है, इसको इसकी जांच में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें अलग अलग राज्यों में छापे पड़ने होते हैं। जैसे आमतौर पे इनकम टैक्स के छापे देखेंगे तो कई राज्यों में पड़ते हैं, या ईडी के जो छापे देखते हैं जो हाँ, या पता चलता है 5 7 8 10 जगह सीबीआई रेड मार रही है। हाँ, या जासूसी से संबंधित मामले होते हैं, तो उसमें भी कई जगह छापे पड़ते हैं। और ये इस ऐसे मामले हैं जिनमें सीबीआई पहले बता नहीं सकती है कि हम आ रहे हैं छापा मारने के लिए। हाँ, फिर सतर्क ही हो जाएगा। हाँ, फिर वो उनके हाथ एविडेंस नहीं आएगा, ये खतरा रहता है। तो ये इसका है कि इस प्रोसेस को सीमलेस किया जाए, ताकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वो ना रहे। इसीलिए जनरल कॉन्सेंट राज्य सरकारें देकर रखती है। ठीक है, आज हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान के कुछ ऐसे उदाहरण हैं या फिर बीते कुछ महीनों के ऐसे उदाहरण हैं कि जब सीबीआई से राज्य सरकारों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। लेकिन इसी बहाने हम अंत में एक बार बात करना चाहेंगे सीबीआई के इतिहास पर भी, कैसे ये अस्तित्व में आया। इससे मिलता जुलता इसके अराउंड हम कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, ये विश्व युद्ध चल रहा था, और ब्रिटेन की हालत, जो भारत पर रूल कर रही थी उस वक्त, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। भारत के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में उस युद्ध में भाग ले रहे थे। और उसी समय कंप्लेन्स आई कि जो वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें भारत की सरकार कहते थे उसे, लेकिन वो सरकार जो थी वो स्वतंत्र नहीं थी। तो उस सरकार के कई अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार करने की कई शिकायतें आई। इन शिकायतों की जांच के लिए ये 1941-42 में एक कानून लेकर आए कॉलोनियल रूलर, और उन्होंने कहा कि ये स्पेशली रिश्वत और भ्रष्टाचार,
इनसे जुड़े मामलों की जांच करें। फिर उस कानून को 2 साल बाद वापस से रिपीट किया गया। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, संसद से या उस वक्त की जो संसद थी उससे पास नहीं हुआ था। आजादी के बाद भी इसकी जरूरत लगी तो इस कानून को रखा गया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आते गए और वैसे ही चलता रहा। 1960 के दशक में फिर से इसको लाया गया, जहां से अभी का जो कानून का शेप है। उसके बाद जो भी थोड़े बहुत बदलाव हुए वो 60 के दशक से हैं। कई बार कोशिश हुई कि इसको प्रॉपर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है हमारे यहाँ उससे गुजार के कर लें। कुछ राज्यों में एक बार असम में हुआ था केस, दिल्ली में भी केस हुआ है जिसमें पिटिशनर ने ये कहा है कि ये इलीगल है सीबीआई। असम में तो वहाँ की अदालत ने एक बार इसको इलीगल घोषित भी कर दिया था, लेकिन बाद में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और सीबीआई पर फिलहाल वही संशय है कि इसकी कानूनी स्थिति क्या है। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएटेड बॉडी है जो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। इसको छूट ये है कि आरटीआई के तहत अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन चाहें तो ये एजेंसी मना कर सकती है देने से, उसको एग्जेम्पशन। तो आज हमने सीबीआई पर बात करने का जो कारण था वो ये रहा कि बहुत सारे राज्यों ने, खासकर अपोजिशन रूल जो स्टेट हैं, उन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। मतलब बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई राज्य में जाकर जांच पड़ताल नहीं कर सकती, छापे नहीं मार सकती। प्रभाष दत्ता थे हमारे साथ। प्रभाष जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। शुक्रिया ऋतुराज। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।